क्या होगा जब एक वैज्ञानिक पृथ्वी से पूरे 8 लाइट ईयर्स दूर स्पेस में एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकालता है जहां पर इंसानों के भी कहीं गुना ज्यादा एडवांस एक लाइफ फॉर्म रहा करती है। लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि उसकी इस खोज के साथ सब बदल जाएगा। अचानक से पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाता है, फोन्स और इंटरनेट तक बंद पड़ गए और हर ओर क्योस फैल गया। यानी कि सिर्फ एक ही दिन में सारी इंसानी टेक्नोलॉजीज बर्बाद होने लगती हैं। अब ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब उस एलियन ग्रह की खोज से जुड़ा है? और क्या एक वैज्ञानिक फैमिली मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं 2026 की लेटेस्ट साईफाई मूवी द आउटर थ्रेट में। अब कहानी की शुरुआत एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट वैज्ञानिक डैन से होती है, जो कि अभी शहर से बहुत दूर रहकर अपनी रिसर्च कर रहा है। यहाँ उसने अपने घर से थोड़ी ही दूर एक बंकर बनाकर उसमें अपनी लैब बना रखी है। यहाँ डैन के साथ उसकी पत्नी मिशेल और उनके 2 बच्चे फ्रैंक और मैडी को भी साथ रहना पड़ता। लेकिन आज डैन को अपनी रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा पता चला जो कि इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। बाहर उसकी पत्नी और बेटी जब शिकार कर रहे थे तो डैन का टेलीस्कोप हिलने की वजह से उनका शिकार दूर भाग जाता है। मिशेल को तो ये जगह वैसे ही पसंद नहीं, इसलिए जब डैन खुश होकर उसे अपनी डिस्कवरी बताने आता है तो मिशेल ने उसे सुनने से ही मना कर दिया। मिशेल अब गुस्से में फट पड़ती है कि डैन की रिसर्च के लिए उसे अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ जंगल में रहना पड़ता है। उनके बच्चे तो आम बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती और डैन को अभी अपनी रिसर्च छोड़कर वापस से शहर चलना चाहिए। ऊपर से डैन हमेशा अपने काम में लगा रहता है। उसने आज दोनों ही बच्चों को आज शहर ले जाकर वहाँ मूवी दिखाने का वादा किया था। सो डैन अब उसका गुस्सा शांत करने के लिए दोनों बच्चों को पास के एक छोटे से टाउन में ले जाता है। हालांकि यहाँ भी वो उनके साथ मूवी देखने के बजाय उन्हें रिश्वत के रूप में कुछ पैसे दे देता है ताकि वे कुछ घंटों तक अपनी मर्जी के गेम्स खेल सकें। और तब तक डैन अपनी रिसर्च के बारे में एक आदमी से मिल लेगा। डैन इसके बाद अपने सीनियर टेड से मिलने जाता है और फिर वो उन्हें अपनी आज वाली सबसे बड़ी डिस्कवरी के बारे में बताने लगा। दरअसल डैन मिलिट्री के एरोस्पेस डिपार्टमेंट के लिए स्पेस रिसर्च पर काम किया करता है, लेकिन अब टेड ने कहा कि चूंकि उनका मिलिट्री डिपार्टमेंट है तो उन्हें डैन की स्पेस डिस्कवरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि डैन अब जबरदस्ती उन्हें अपनी डिस्कवरी बताने लगता है। कैसे आज सुबह उसे स्पेस में झांकने पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें पृथ्वी से 8 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट पर एक एलियन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है और इसी के साथ वो दुनिया का पहला इंसान बन चुका है जिसने एलियन लाइफ को खोज निकाला। हालांकि सीनियर टेड को उस पर भरोसा नहीं होता। उसने तो डैन की रिपोर्ट्स को देखने से मना करते हुए कह दिया कि वैसे ही उनके डिपार्टमेंट में फंड्स की बहुत कमी है तो वे ऐसी बकवास डिस्कवरी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऊपर से अगर नासा जैसी बड़ी संस्था वो अब तक उन एलियंस को नहीं ढूंढ पाई है तो सेम यही काम डैन ने अपनी छोटी सी लैब में कैसे कर लिया और शायद से डैन के डेटा में कोई एरर आया होगा। टेड ये कहकर डैन की बातों को टाल देता है। फिर उसने आगे कहा कि डैन का ससुर भी उनके डिपार्टमेंट में काम किया करता था और इसलिए वे उनके नाम पर डैन को कुछ और साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ताकि वो इन पैसों से अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। और डैन इसके आगे उनसे कोई और उम्मीद न रखे। वे स्पेस रिसर्च पर कोई पैसा खर्च नहीं करने वाले। अब डैन को इसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी रिसर्च को कोई देखने तक को राजी नहीं हो रहा। डैन अब बच्चों के साथ घर आकर शाम को अकेले में मिशेल के पिता मिंग से बात करता है। उसने उन्हें बताया कि उसके हाथ एक बहुत बड़ी डिस्कवरी लगी है लेकिन उसे कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन वो उन्हें कुछ और कह पाता कि तभी अंदर मिंग आ गई और डैन को तभी फोन काटना पड़ता है। दरअसल मिशेल हमेशा अपने पिता मिंग से नाराज रहती है जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी रिसर्च को दे दी। वो अब डैन पर गुस्सा भी करती है कि वो उसके पिता मिंग से बात क्यों कर रहा था क्योंकि उसके पिता ने कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया और अब तो उसे भी डर है कि कहीं डैन भी उसके पिता की तरह अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ न करे। लेकिन डैन उसे प्यार से यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो उसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन साथ में मिशेल को उसे भी समझना चाहिए स्पेस रिसर्च उसका सबसे बड़ा पैशन है तो वो सिर्फ उसके लिए पहले उसकी डिस्कवरी देखे जो आज उसने सुबह ढूंढी थी। मिशेल अब आखिरकार डैन की बात मान ही जाती है और वो भी अब डैन का डेटा देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसने सच में ही 8 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाला है
जिस पर से उन्हें एक इंटेलिजेंट लाइफ के होने के संकेत मिल रहे थे। डैन आगे एक और राज खोलता है कि इस बार उसका टेलीस्कोप उस एलियन प्लेनेट की एक क्लियर तस्वीर ले लेगा और वहाँ का पूरा सोलर सिस्टम उनकी आंखों के सामने होगा और वो तस्वीर लेने का समय अब सिर्फ 7 मिनट के बाद ही आने वाला है। डैन और मिशेल तो अब खुशी से उछलते हुए एक साथ सीधा डैन की लैब वाले बंकर की ओर भागते हैं। अब तो यहाँ मिशेल भी नर्वस हो चुकी थी और फिर कुछ ही मिनट्स में उनका टेलीस्कोप उन्हें उस एडवांस एलियन एक्सोप्लैनेट के सोलर सिस्टम की पूरी तस्वीर दिखा देता है। फिर सुबह होने पर जब दोनों बच्चे उनके बंकर में आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स कल रात यहीं पर एक साथ सो गए। हालांकि दोनों बच्चे इससे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पेरेंट्स अक्सर लड़ते ही रहते हैं और अब उन्हें एक साथ देखकर उन्हें भी खुशी हुई। फिर डैन और मिशेल अपने बच्चों को डैन की डिस्कवरी के बारे में सब बताने लगे, कैसे उसने स्पेस में एक एलियन लाइफ ढूंढ निकाली है, ऐसी लाइफ जो कि इंसानों के भी पृथ्वी पर पनपने से करोड़ साल पहले से एग्जिस्ट करते आए हैं और इसी कारण वे इंसानों से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे चले गए। अब फ्रैंक पूछता है कि लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी लैब और एक टेलीस्कोप के साथ इतनी बड़ी खोज कैसे कर ली, जबकि अभी तक तो ये नासा तक नहीं ढूंढ पाया है। अब डैन उसे समझाने लगा कि कैसे वो स्पेस में दूसरी गैलेक्सी से आने वाली लाइट को कैच कर उसी पर रिसर्च किया करता था और इसी से उसे कुछ दिन पहले पृथ्वी से 8 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट मिला जो अपने नजदीकी स्टार से उतना ही दूर था जितना कि पृथ्वी अपने सूर्य से दूर है। साथ में उसे वहां पानी और एटमॉस्फेयर के होने के सबूत मिल गए, यानी कि वो प्लेनेट लाइफ के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा सूटेबल है। लेकिन अब बच्चे आगे पूछते हैं कि लाइफ के लिए सूटेबल होने के बावजूद उन्हें ये सबूत कैसे मिले कि वहाँ इंसानों से भी पुराने एक एडवांस एलियन लाइफ फॉर्म रहती है। इस पर डैन ने बताया कि उसने कल रात उस ग्रह के नजदीकी स्टार की एक्टिविटी नोटिस की थी और अजीब कारणों से उसकी लाइट में बीच बीच में 70% तक की गिरावट आ रही है, यानी कि उस एलियन लाइफ फॉर्म ने अपने स्टार के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना रखा है, ऐसा स्फीयर जिससे वे अपने स्टार की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। अब ये डायसन स्फीयर क्या होता है? दरअसल पृथ्वी पर इंसान सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ सोलर प्लेट्स के जरिए करते हैं और वो भी बहुत कम मात्रा में। लेकिन अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो तो वे अपने स्टार को चारों ओर से ऐसी मशीन से घेर लेंगे जो उसकी सारी एनर्जी को स्टोर कर सके और कुछ भी वेस्ट ना हो। यानी कि एक तरफ पृथ्वी वाले इंसान हैं जो कि सोलर एनर्जी का 0.001% तक भी स्टोर नहीं कर पाते, जबकि दूसरी ओर वो एलियन सिविलाइजेशन अपने स्टार की 100% एनर्जी का इस्तेमाल करती है और साफ है जितनी ज्यादा एनर्जी किसी सभ्यता के पास होगी वो सभ्यता उतनी ही एडवांस होती जाएगी। वही इंसानों को तो अभी अपने सूर्य के आसपास एक विशाल डायसन स्फीयर बनाने में हजारों सालों से भी ज्यादा लग सकते हैं। अब फ्लैंक ने पूछा कि क्या वे उन एलियंस तक अपने सिग्नल्स भेज सकते हैं, फिर क्या पता वो एडवांस एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आकर हमारी भी तरक्की करने में मदद कर दे। लेकिन अब छोटी मैडी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें उन एडवांस एलियन से कोई संपर्क नहीं करना चाहिए, क्या पता पृथ्वी के बारे में पता चलने पर वे हमारी मदद करने के बजाय हमारे सूर्य की ही एनर्जी चूसने लगे। इंसानी टेक्नोलॉजी तो वैसे भी अभी उनके 1% तक के बराबर नहीं है, तो हम तो उनका कुछ बिगाड़ तक नहीं पाएंगे। तो हमें अभी खुद को स्पेस में छुपाए रखना चाहिए। हालांकि फ्रैंक का मानना कुछ और ही था और उसके अनुसार इंसानों को डरने के बजाय एक रिस्क लेना चाहिए। तभी मिशेल डैन को बाहर लाकर समझाने लगती है कि उसके अनुसार भी उन्हें इस एलियंस की डिस्कवरी के बारे में अभी पृथ्वी पर किसी को नहीं बताना चाहिए और वो ये सब बहुत सोचने के बाद कह रही है। मिशेल के अनुसार एक बार अपने से उन्नत एलियंस के बारे में जानने के बाद दुनिया भर में पैनिक फैल जाएगा। लोग 2 खेमों में बट जाएंगे, जहां गरीब देश चाहेंगे कि वे एलियन से संपर्क करें और मदद की आस रखें, जबकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश इसे सबसे बड़ा खतरा समझेंगे, क्योंकि यूनिवर्स में उनसे भी ताकतवर सभ्यता के होने का मतलब है कि फिर उनका बाकी देशों से कंट्रोल खो जाएगा। सारी दुनिया 2 धड़ों में बट जाएगी और फिर इसे वर्ल्ड वॉर तक होने का खतरा है। हालांकि डैन ऐसा नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी ही लाइफ आउटर स्पेस में झांकते हुए बिता दी और अब जब उसने इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर ली है तो वो इसे दुनिया से छिपा ले
उसे कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हालांकि उसे मिशेल ने समझाया कि अपनी डिस्कवरी के साथ डैन अपनी फैमिली की नजरों में बहुत ऊपर उठ चुका है, लेकिन क्या ये उसका पूरी दुनिया में बताना ठीक होगा? क्या डैन की डिस्कवरी और उसका करियर इतना ऊपर है कि वो दुनिया भर के लोगों की लाइफ को अपने करियर के लिए दांव पर लगा दे? सो उसे पूरी दुनिया की शांति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए और वो अपनी रिसर्च को यहीं पर भूल जाए। डैन इस पूरी रात सो नहीं पाता और इसी पर विचार करता रहता है। वो एक पल के लिए भी अपनी रिसर्च को छोड़ना नहीं चाहता। तभी वो इस बारे में और सोचने अकेले ड्राइव करने निकल गया और इसी दौरान जब उसे पास वाले टाउन से एक कैफे से वाईफाई मिलता है तो डैन ने आखिरकार एक सीक्रेट अकाउंट से अपनी सारी रिसर्च और उसका पूरा डेटा नासा को मेल कर दिया ताकि वो कम से कम इस बारे में नासा को बता दे और वे वहां उसे कोई अच्छी सी पोस्ट दे दें जिससे उसकी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। और फिर नासा इस डिस्कवरी के बारे में आगे खुद सोच लेगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अभी डैन को अंदाजा तक न था कि उसने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही उसने ये मेल भेजा तभी कुछ ही मिनट्स में इस पूरे टाउन में लाइट आउट हो जाता है। यहाँ न सिर्फ पावर गई बल्कि उनके एरिया के फोन सिग्नल्स तक ब्लॉक हो गए। डैन अगले सुबह उठकर रियलाइज करता है कि अब तो लाइट्स के साथ साथ कल रात से कोई वाईफाई या फिर फोन सिग्नल्स काम ही नहीं कर रहे और ये बहुत अजीब है। जबकि बाहर मिशेल और मैडी जो कि शिकार करने गए थे अब उन्हें एक ड्रोन दिखाई देता है तो वे तो जल्दी से डरते हुए अब लैब में डैन के पास आकर सब बताते हैं कि एक ड्रोन मिस्टीरियस रूप से उनका पीछा कर रहा है। फिर जब वो ऊपर जाने लगा तो मिशेल सेफ्टी रीजन से उसे शूट कर देती है, लेकिन अब उस ड्रोन ने क्रैश होते हुए सिग्नल्स भेज दिए और फिर तो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ उसी जैसे हजारों ड्रोन्स आ गए। डैन और उसकी फैमिली तो डरकर अब जल्दी से अपने घर की ओर भागते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी यहाँ भी ड्रोन्स अब एक एक कर उनकी विंडो से टकराने लगते हैं। सो वे जल्दी से अपना सारा सामान पैक करने लगे ताकि यहाँ से जान बचाकर अपने पास वाले टाउन में जा सकें। जबकि डैन तो अब रिस्क लेते हुए अकेला अपनी लैब की ओर भागता है। दरअसल जो उसने डिस्कवरी की थी वो उस डेटा को पीछे नहीं छोड़ सकता और वो जल्दी से अपने सारे रिसर्च पेपर्स और फाइल्स को इकट्ठा करने लगा। अब तक घर पर मिशेल और दोनों बच्चों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था तो अब वे ड्रोन्स पर शूट करते हुए लैब की ओर जाने लगते हैं। फिर वे रास्ते से डैन को पिक कर जल्दी से दूर भागने लगे। लेकिन अब जब वे थोड़ा आगे आए ही थे तो उन्होंने पीछे देखा कि एक बहुत बड़ा बॉम्बर प्लेन उनके घर और लैब पर बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह से उड़ा देता है। जिस नजारे को देखकर पूरी फैमिली सहम गई क्योंकि अब तो सिचुएशन उनकी सोच से भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। थोड़ी आगे एक सेफ जगह पर रुककर अब डैन अपनी फैमिली को कन्फेस कर लेता है कि उसने कल रात अपनी रिसर्च को नासा को मेल कर दिया था और ठीक उसी के बाद ब्लैकआउट हो गया। यानी कि अब जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो सब शायद से उसके रिपोर्ट भेजने की वजह से हुआ होगा। लेकिन अब ये कर कौन रहा है? डैन के अनुसार ऐसा एलियंस नहीं कर सकते क्योंकि वे पृथ्वी से 8 लाइट ईयर्स दूर हैं। यानी कि अगर वे लाइट स्पीड से भी ट्रेवल करते हो तो भी उन्हें पृथ्वी तक पहुँचने में 8 साल लग जाएंगे। सो डैन की थ्योरी के अनुसार शायद से ये सब गवर्नमेंट खुद करवा रही है क्योंकि अगर तो एलियंस की खबर दुनिया में फैली तो अमेरिका पृथ्वी का सबसे पावरफुल देश नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने उनके घर और लैब पर बॉम्ब गिरवा दिए और वे उन्हें भी मारना चाहते हैं ताकि उस एलियन लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब मिशेल ने कहा कि उसके पिता भी पहले मिलिट्री के डिफेंस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, इसलिए अभी उन्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए ताकि उनसे मदद मांग सके। यहाँ उनके पास कोई फोन या फिर इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा तो उन्हें सीधा वहीं जाना होगा। सभी अब आज का पूरा ही दिन ड्राइव करते हुए अब एक छोटे से टाउन के पास पहुँचते हैं और चूंकि सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया तो वे यहाँ कुछ खाने पीने के लिए रुक गए। हालांकि यहाँ का इकलौता रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका था। फिर भी इसका ओनर सैम जो कि यहाँ अपनी पोती के साथ रहता है उसने उनकी मदद के लिए अंदर आने दिया। अब सैम बताता है कि पता नहीं क्यों मगर कल रात से हर ओर ब्लैकआउट हो रखा है और कुछ भी नहीं चल रहा, यानी कि ये सब पूरे देश में हो रहा था। सैम ने आगे बताया कि अचानक से हुए इस ब्लैकआउट के बाद अब सारे मॉल्स और गैस स्टेशन लूटे जा चुके हैं और खाली हो चुके हैं क्योंकि आम जनता को लगता है कि शायद से अब दुनिया कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, इसलिए वे सारे स्टोर्स और ऑयल को लूट रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट और आर्मी भी अजीब कारणों से
आम जनता को कोई जवाब नहीं दे रही, जिससे लोगों में भय और बढ़ रहा है। अब मिशेल सैम को ये नहीं बताती कि ये सब शायद से डैन के वो मेल भेजने की वजह से हो रहा है। फिर भी वो सैम को थैंक्स बोलती है, जो सैम ने उनकी मदद करते हुए उन्हें खाना दिया। यहाँ वे बातें करते हुए डिस्कस भी करते हैं कि भले ही उनके फोन्स या फिर इंटरनेट बंद पड़ गए हों, लेकिन कम से कम रेडियो तो चलनी चाहिए, क्योंकि रेडियोस वेव फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। लेकिन अब रेडियो पर भी बहुत तेज आवाजों के साथ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सभी अंदर इस बारे में बात कर ही रहे थे तो उन्हें पता नहीं चलता कि बाहर सैम की पोती उनकी गाड़ी से ऑयल चुरा रही है। साथ में उसने उनकी गाड़ी में रखे बाकी के फ्यूल्स के कैन भी चुरा लिए। फिर जब कुछ देर बाद सबने खाना खा लिया तो मिशेल अब डैन को यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन उनके जाते हुए अब चूंकि सैम का काम पूरा हो चुका था तो वो जानबूझकर मिशेल को अपने पास एक गन दिखाता है ताकि वे यहाँ दोबारा न आए। जबकि अब बाहर आने पर छोटी मैडी ने रियलाइज किया कि उनकी गाड़ी के पीछे एक और कार खड़ी है और यही सेम कार उसने पहले रास्ते में भी देखी थी। तभी डैन भी गाड़ी दोबारा चलाकर नोटिस करता है कि सच में ही उनकी गाड़ी स्टार्ट होती ही वो दूसरी कार भी उनका फिर से पीछा करने लगी। यानी कि मैडी का शक सही था, ये कार तो पिछले कई घंटों से उन्हीं का पीछा कर रही है। ऊपर से अब उनकी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं बचा तो मिशेल को सब समझ आता है कैसे पिछले वाले टाउन में सैम का उन्हें खाना देना एक ट्रैप था और उसी ने उनका सारा फ्यूल चुरा लिया। इसलिए उसने आखिर में गन दिखाकर धमकी दी थी कि वे वापस न लौटें। तभी जब वे उस कार से बचकर एक टनल के नीचे पहुंचते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि अजीब कारणों से वो पीछे वाली कार अब टनल के नीचे नहीं आ रही है और वो बाहर ही रुक गई। डैन और मिशेल समझ गए कि यानी कि वो कार खुद से नहीं बल्कि उसे बाहर कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है और चूंकि इस टनल के नीचे सारे सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं इसलिए वो कार टनल के अंदर नहीं आ रही। लेकिन तभी टनल की दूसरी ओर एक और कार आ जाती है, यानी कि टनल के आगे और पीछे वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका है और वे सभी टनल के अंदर ही फंस गए। अब दोनों तरफ की कारें अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन डैन और उसकी फैमिली उनसे बचकर बाहर कैसे निकले, यही सोचने के लिए वे टनल के बीच में अब आग जलाकर कुछ देर रेस्ट करने लगते हैं। यहाँ अब कुछ देर बाद मिशेल फिर से फ्रैंक को रेडियो को चेक करने को बोलती है, लेकिन अब रेडियो पूरी तरह से शांत हो चुका था। मिशेल को सब समझ आ गया और वो एक्सप्लेन करती है कि चूंकि वे अभी कंक्रीट टनल के अंदर मौजूद हैं, इसलिए यहाँ तक रेडियो के सिग्नल्स नहीं आ रहे। इसी कारण से वे कार्स भी बाहर रुक गई और इसी से मिशेल को अब यहाँ से निकलने का आइडिया आता है। वो चुपके से टनल के बाहर वाली एक कार के पास गई और उसे एक हुक से बांध दिया। फिर डैन अपनी कार का इस्तेमाल कर उसे टनल के अंदर खींच लेता है, यानी कि अब उस कार पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा और वे फाइनली टनल के बाहर निकल ही आते हैं। बावजूद इसके फ्यूल तो उनके पास अब भी कम है। तभी उन्होंने रास्ते में नोटिस किया कि अब तो लोग रास्ते में ही कैंप लगाकर रहने लगे हैं, जिसमें वे सोलर पावर से थोड़ी बहुत एनर्जी हासिल कर पाएंगे। डैन अब थोड़ी ही आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकता है जहां पहले से लिखा था कि अब यहाँ कोई फ्यूल नहीं बचा। यहाँ उतरकर डैन ने रियलाइज किया कि लूटने वाले लोग तो ऊपर से सारा फ्यूल लूट ले गए, लेकिन एक अंडरग्राउंड टैंक की तली में अभी भी थोड़ा बहुत फ्यूल बचा हुआ है, जिसे कि वे लुटेरे शायद से पाइप से खींच नहीं पाए होंगे। वहीं टैंक के बड़ा होने से ये उनके लिए काफी होगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वे इसे निकालेंगे कैसे। तभी दोनों बच्चों ने आइडिया दिया कि इसके लिए वे साइंस का सहारा लेंगे। वैसे भी उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री साइंस के ही आसपास घूमती रही है और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की तरह साइंस में दिलचस्पी रही है, तो वे अब फ्यूल के जितना ही पानी टैंक में डाल देते हैं और चूंकि पानी ज्यादा डेंस होता है तो इससे फ्यूल ऊपर आ गया और वे अपना कैलकुलेट किया गया सारा फ्यूल बाहर निकाल लेते हैं। अब कम से कम मिशेल के पिता के घर जाने तक फ्यूल की उनकी टेंशन खत्म हो गई और वे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मिशेल ने बताया कि उसके पिता मिलिट्री के लिए एक सीक्रेट प्रोग्राम पर काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल उसी में लगा दिए। वे कभी घर नहीं आते थे, इसलिए वो डैन से वादा मांगती है कि वो कभी उसके पिता जैसा ना बने। इसके बाद वे सुबह होने तक फाइनली मिंग के घर पहुंच ही जाते हैं। मिंग तो आज अपनी बेटी के बच्चों से पहली बार मिलकर बहुत खुश था और फिर उसने डैन की सारी रिसर्च चेक की और जब उसे पता चला कि पिछले कई दिनों से उन पर कोई अटैक किया जा रहा है तो मिंग को सब समझ आ गया और वो अब उन्हें इन सब का असली राज बताना शुरू करता है, कैसे अभी तक उनकी फैमिली पर ये अटैक्स गवर्नमेंट ने नहीं किए। और फिर वो मिलिट्री से जुड़े अपने
सीक्रेट प्रोग्राम का राज खोलता है। एक ऐसा प्रोग्राम जिस पर उसने और उसी के साथ 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर पूरे 40 साल काम किया था। मिंग ने रिवील किया कि वे मिलिट्री के कहने पर एक ऐसा एआई प्रोग्राम तैयार कर रहे थे जो खुद से ही फैसले लेकर उनके देश की सिक्योरिटी करे। जहां शुरू में सब ठीक चल रहा था क्योंकि उन्होंने अपने एआई को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने दिया। लेकिन फिर आज से 7 साल पहले उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक साइंटिस्ट ने गलती से उनकी एआई प्रोग्राम को इंटरनेट का एक्सेस दे दिया और जिस समय कॉन्टेक्ट हुआ उसी के बाद से उनके एआई प्रोग्राम ने उन्हें रेस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। यानी कि जो एआई प्रोग्राम मिलिट्री ने देश की सुरक्षा के लिए बनाया था उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो खुद ही रोग होकर उनके वैज्ञानिकों के हाथ से निकल गया, जिसके बाद मिलिट्री उस एआई प्रोग्राम को लेकर सारे सबूत मिटाने लगी कि ये उन्होंने ही बनाया था और अब वो खतरनाक प्रोग्राम इंटरनेट के डेटाबेस में कहीं छुपकर बैठा है। ये सब 7 साल पहले हुआ था और तभी से मिंग समेत उस सीक्रेट प्रोग्राम से जुड़े सभी मेंबर्स को रिटायर कर दिया गया। साथ में उन्हें बहुत सारे पैसे दिए गए ताकि वे आम पब्लिक में इस राज को न बताएं। लेकिन अब मिंग बताता है कि वो कभी शांत नहीं बैठा और उसने समय के साथ उस एआई प्रोग्राम की कमजोरी ढूंढना शुरू कर दी। लकीली पिछले कुछ महीनों पहले ही उसने एक ऐसा वायरस बना लिया है जो कि अगर उस एआई के डेटाबेस में छोड़ दिया जाए तो वे उसे बंद कर सकते हैं। हालांकि अब डैन ने पूछा कि मगर उस प्रोग्राम का उन पर हो रहे अटैक से क्या लेना देना है। इस पर मिंग कहता है कि वो एआई प्रोग्राम चुपके से पूरी दुनिया के इंटरनेट पर घात लगाए बैठा था, लेकिन पूरे 7 सालों तक उसे एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस रात डैन ने अपनी एलियंस वाली रिसर्च की मेल नासा को भेजी थी तो वो सबसे पहले एआई को मिल गई और उसे प्रोग्राम ही इसलिए किया गया था कि वो उनके देश को सेफ रखे। यानी कि उनके एआई प्रोग्राम ने एलियंस की जानकारी को एक थ्रेट के रूप में डिटेक्ट कर लिया कि कहीं वे एलियंस पृथ्वी पर आकर इंसानों को मारना न शुरू कर दें। इसलिए तब एआई ने ही पहले उस एरिया के इंटरनेट और फोन्स को बंद कर दिया। फिर एआई से चलने वाले बॉम्बर प्लेन से उनकी लैब को पूरी तरह से उड़वा दिया ताकि उस एलियन डिस्कवरी के कोई भी सबूत ही ना बचे और इंसान एलियन से कभी संपर्क न कर पाए। वहीं इस खबर को यहीं दबाने का एआई के पास एक ही रास्ता था कि वो डैन और उसकी फैमिली को जीने की उसकी रिसर्च का पता है उन्हें खत्म कर दे और इस डिस्कवरी का राज उन्हीं के साथ दफन हो जाएगा। फिर तो इस रोग हो चुके एआई प्रोग्राम ने ही पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल दिया ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल ही ना कर सके। अब रात होने पर मिशेल और डैन डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जिन एलियन से वे डर रहे थे उससे बड़ा खतरा तो इंसान अपने पृथ्वी ग्रह पर ही बनाकर बैठे हैं, वो भी अपने खुद के हाथों से। जहाँ की एक रोग हो चुका एआई प्रोग्राम अब अरबों लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब डैन ने समझाया कि अगर वे किसी तरह से इस एआई से बचकर उन एलियंस को मदद के लिए सिग्नल भेज दें तो शायद से वे हमारी मदद कर सकते हैं। हालांकि मिशेल अब भी स्केप्टिकल है। उसने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि वे एलियंस पृथ्वी और इंसानों के बारे में जानकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पर डैन ने तर्क दिया कि क्योंकि वे इतने एडवांस हैं कि वे अपने स्टार की सारी एनर्जी एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पास अति उन्नत टेक्नोलॉजी होगी। जबकि यहाँ एक लैब और टेलीस्कोप से डैन ने उनके एलियन प्लेनेट का पता कर लिया तो इसका साफ मतलब है कि शायद से उन एलियंस को भी पृथ्वी के बारे में बहुत पहले से पता होगा, लेकिन तब वे हमारे ग्रह पर इंटरफियर नहीं करना चाहते होंगे। ऊपर से जो डैन का डेटा है उसके अनुसार इतनी उन्नति करने के बावजूद उन एलियंस ने अपने होम प्लेनेट को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, ओवर पॉपुलेशन नहीं है, जबकि पृथ्वी पर इंसान अंधाधुंध जंगलों को काटते जा रहे हैं। सो इन सारे संकेतों के अनुसार उन्हें एलियन से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वे टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच इंसानों से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं और ऐसा ही वे इंसानों को सिखा सकेंगे। अब ये सुनकर मिशेल को भी डैन पर भरोसा करना पड़ता है। सभी अगली सुबह होते ही जल्दी से एक पुरानी फैसिलिटी में जाने लगते हैं जिसके बारे में उन्हें मिंग ने बताया कि वहाँ उनका पुराना टेलीस्कोप शायद अब तक वर्किंग कंडीशन में होगा और वहाँ से वे उस एलियन प्लेनेट पर मदद के लिए मैसेज भेज देंगे। हालांकि मिंग ने बताया कि वहाँ जाते ही एआई प्रोग्राम उन्हें डिटेक्ट कर लेगा और फिर वो उन्हें मारने के लिए बॉम्बर प्लेन्स फिर से भेजेगा, इसलिए उनके पास अंदर घुसते ही सिग्नल्स भेजने के लिए सिर्फ 12 मिनट होंगे। और अब जैसे ही वे फैसिलिटी में घुसते हैं तो एआई प्रोग्राम को उनका सिग्नल मिल गया। डैन, मिंग और मिशेल बच्चों को गाड़ी में छोड़कर अब जल्दी से फैसिलिटी के अंदर टेलीस्कोप को स्टार्ट करने चले जाते हैं। जबकि यहाँ गाड़ी में फ्रैंक को आइडिया आया कि क्यों ना वे मिंग के बनाए वायरस से उस एआई प्रोग्राम को कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दें।
जबकि अंदर तो तीनों बड़ी तेजी से इस बड़े टेलीस्कोप को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बाहर फ्रैंक और मैडी आइडिया लगाने लगे कि वे इस वायरस को उस एआई प्रोग्राम तक कैसे पहुंचाएं। तभी उन्हें ध्यान आया कि एआई तो उनके पिता डैन को ही ढूंढ रही है, सो अगर वे उनकी मेल आईडी पर इस वायरस को छुपा दें तो एआई उनकी आईडी को जरूर से चेक करेगी और वहीं से इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो वे ऐसा ही करने लगते हैं, जबकि अंदर काफी समय बंद रहने से अब फैसिलिटी का फ्यूज ही उड़ गया। तो अब उन्हें मैसेज भेजने से पहले जल्दी से फ्यूज को रिपेयर करना होगा। अब तक बाहर फ्रैंक और मैडी ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे बॉम्बर ड्रोन्स उसी फैसिलिटी की ओर अटैक करने जा रहे हैं। तो फ्रैंक जल्दी से उस वायरस को अपने पिता की मेल आईडी पर डाल देता है, जिसकी वजह से अब बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब ड्रोन से बम गिरने ही वाला था तो एआई प्रोग्राम में वायरस आने से अब वो गिर नहीं पाता और वे सारे ड्रोन्स कुछ दूर जाकर अपने आप नीचे गिरकर क्रैश हो गए। अंदर से डैन और मिशेल भी यही देख रहे थे। तो अब वे बिना मैसेज भेजे ही बाहर आकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, जिन्होंने उस वायरस को फाइनली एआई प्रोग्राम तक पहुंचा ही दिया। और तभी अब उन्हें अंदर से रेडियो पर गवर्नमेंट की ओर से अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि उन्हें पिछले कई दिनों से एक एआई प्रोग्राम ने ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अभी किसी अनजान कारणों से वो एआई प्रोग्राम कुछ देर के लिए बंद हो गया है, जो कि बाहर डैन के बच्चों ने किया था। सो सरकार अब जल्दी से उस प्रोग्राम को ढूंढकर उसे खत्म करने पर काम कर रही है और उन्होंने जनता को वादा किया कि वे जल्दी सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मिशेल और डैन सोचने लगते हैं कि शायद से ये एआई प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अब क्या उन्हें एलियंस को ये मदद वाला मैसेज भेजना भी चाहिए? लेकिन मिशेल ने कहा कि इंसान कभी न कभी फिर से गलती करेंगे ही, और वो आखिर में उस एलियन प्लेनेट पर पृथ्वी की ओर से सारी डिटेल्स और कोऑर्डिनेट्स भेज देती है, इसी उम्मीद के साथ कि वे एलियंस पृथ्वी पर आकर इंसानों को भी नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच कोऑर्डिनेशन करना अच्छे से सिखा दें। अब आपको क्या लगता है, क्या डैन और मिशेल ने एलियंस पर भरोसा कर अपनी इंफॉर्मेशन भेजकर सही किया, या इससे पृथ्वी पर और बड़ा खतरा आएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और तब तक मैं मिलूंगा आपसे एक और जबरदस्त साईफाई सीरीज के साथ। थैंक यू।